अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 3 में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद में छुट्टी थी, लेकिन सियासी सरगर्मियां बैकडोर पे अपनी जगह पे चल रही थी और आज सबका आईनी तरमीम के ऊपर अब फोकस है। कल स्पेशल इजलास बुला लिया गया है कौमी असम्बली का और सेनेट का इजलास भी जो है वो कल ही तलब किया गया है। कुछ थोड़ा सा हुकूमत ने अपनी हिकमत अमली में तब्दीली की है कि पहले ये जो आईनी तरमीम है इसको सेनेट में पेश किया जाएगा और उसके बाद कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। नॉर्मली ये होता है कि कौमी असम्बली में पहले बिल आता है फिर सेनेट में जाता है, लेकिन हुकूमत ने इस वजह से कि कौमी असम्बली में नंबर गेम पूरा नहीं है तो सेनेट में लाने का फैसला किया है। क्या सेनेट में नंबर गेम पूरा है? इसके ऊपर आज बात करेंगे और वो सेनेटर्स जिनके ऊपर ये शुबात हैं, शकूक व शुबात हैं कि शायद वो वोट देंगे, उनका क्या मौकफ है, उसके ऊपर भी तफसीली बात करेंगे। आज पार्लियामेंट की जो खुसूसी कमेटी है इस आईनी तरमीम के हवाले से, उसका भी इजलास हुआ। उमर जट साहब वहां मौजूद थे, उन्होंने उसको कवर किया है। तो सबसे पहले उमर साहब आपसे ही जान लेते हैं आज क्या हुआ है और कल के हवाले से क्या प्लान्स हैं हुकूमत के। अच्छा रिजवान साहब, ये जो आपने अभी अपने इंट्रो में बताया ना कि ये कौमी असम्बली की बजाय पहले सेनेट में लेकर जाएंगे, तो इस पर कानूनी हमें मशवरा करना पड़ेगा, क्योंकि बाज लोगों का ये भी कहना है कि आईनी तरमीम सबसे पहले कौमी असम्बली में लाई जाती है, उसके बाद ये फिर सेनेट में जाती है। तो लेकिन हुकूमत की प्लानिंग अब जो सामने आई है उसमें नजर ये आ रहा है कि ये पहले सेनेट में जाएगी और सेनेट के बाद फिर इसको कौमी असम्बली में लाया जाएगा। और सेनेट में ले जाने की वजह भी यही लग रही है कि सेनेट में शायद जो हुकूमत को नंबर गेम रिक्वायर्ड है वो नंबर गेम उनके पास पूरी है, इसलिए वो सेनेट में लेकर जा रहे हैं। तो अब इसके ऊपर कानूनी माहिरीन क्या कहते हैं, ये हम इस हवाले से भी अपने नाज़रीन को बताएंगे कि बुनियादी तौर पे, क्योंकि हमें जो पार्लियामेंट पे लोग हैं जो काम करने वाले, उन्होंने यही बताया कि ये सबसे पहले कानून के मुताबिक आईनी तरमीम जो है वो कौमी असम्बली में आती है और उसके बाद सेनेट में जाती है। लेकिन अब नजर यही आ रहा है कि शायद कौमी असम्बली की बजाय सेनेट में उनके नंबर गेम पूरे हो चुके हैं। तो वो पहला जो प्रेशर है, हुकूमत जो इतने अरसे से महीना हो चुका है ये आईनी तरमीम पूरा करने के लिए कोशा है, तो अब वो हजीमत कि कौमी असम्बली में शायद ये नंबर गेम पूरी ना हो सके तो सेनेट में ये लेकर जाएंगे। लेकिन ये भी बताना यहाँ पर जरूरी है कि ये जो कौमी असम्बली का और सेनेट का सेशन बुलाया गया है, ये अब इसमें आईनी तरमीम के हवाले से तो हुकूमती लोग और उनके इत्तेहादी बात कर रहे हैं कि ये जो आईनी तरमीम है वो इस कौमी असम्बली और सेनेट में पेश की जाएंगी। लेकिन ये सेशन जो एससीओ कॉन्फ्रेंस हुई है उसकी एक जो थैंक्स तमाम जो ममालिक के सरबराहान है उनको शुक्रिया अदा करने के लिए जो मोशन भी पेश की जानी है उसके लिए बुलाया गया। लेकिन यहाँ पर मेम्बरान के इस्तेहकाक के लिए बनाई गई कमेटी में आईनी मुसद्दे डिस्कस होते हैं, तो अगर मोशन ऑफ थैंक्स के लिए बुलाए जाने वाले कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास में अगर ये आईनी तरमीम ले आएंगे तो ये कोई इतनी अचंभे की बात नहीं होगी, ये नॉर्मल सी बात है। आज जो मखसूस कमेटी का इजलास था उसमें सबसे पहले तो 39 मेंबरान है, लेकिन आज सिर्फ 12 मेंबरान उसमें शरीक थे। और उसमें पीपल्स पार्टी के भी लोग थे, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी, एमल वली खान भी वहां पर मौजूद थे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो JUI फे के लोग हैं वो इस मखसूस कमेटी में आज शरीक नहीं थे। सैयद खुर्शीद शाह ने बाद में जो बात की उसमें उन्होंने बताया कि आज हमने ये इजलास मुलतवी कर दिया है और इसमें आज सिर्फ इतना किया है कि पीपल्स पार्टी, JUI फे और मुस्लिम लीग नून और दीगर जो जमातें उनके जो मुसवदे हैं उनको इकट्ठा किया है। अब ये पहले काम इकट्ठा करने का ज़ेली कमेटी के जिम्मे लगाया गया था, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया, ना वो इजलास बुलाया गया और आजम नजीर तारड़ को ये टास्क सौंपा गया था कि वो ये काम करेंगे, लेकिन उन्होंने ये इजलास ही नहीं बुलाया। तो अब ये मखसूस कमेटी में तमाम जो आज काम है वो किया गया, गो कि इसको भी इकट्ठा किया गया। अभी इसके ऊपर डिस्कशन जरूरी है। आज जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी है उनका एक मुश्तरका ड्राफ्ट भी आज की इस मखसूस कमेटी में लाया गया। उन्होंने 3 तजावीज इस मसवदे के हवाले से रखी है। एक, उन्होंने कहा जी कि इसमें शामिल किया जाए कि बलूचिस्तान की जो सूबाई नशिस्तें हैं उनमें इजाफा किया जाए, कौमी असम्बली में जो बलूचिस्तान की का कोटा है जो उनकी नशिस्तें हैं उसमें इजाफा किया जाए, और साथ ही उन्होंने कहा है कि 3 की बजाय 5 का पैनल जजेस की तैनाती के हवाले से लाया जाए। तो ये अब एक और मुसवदा भी आज नून हुकूमत की जो 5वीं इत्तेहादी जमात है उन्होंने भी एक मुसवदा आज पेश कर दिया। तो अब ये मुसवदों हर तरफ से मुसवदे मुसवदे ही आ गए हैं, लेकिन वो कोई फाइनल मुसवदा नहीं हो रहा। मशीरी रहमान का इस हवाले से दावा है कि कल का जो
इजलास होगा, क्योंकि कल भी एक इजलास बुलाया गया कौमी असम्बली सेशन से पहले। उसमें मखसूस कमेटी का ये इजलास होगा जिसमें ये कहा जा रहा है कि तमाम सीनियर लीडरशिप भी शरीक होगी, और उसमें दावा ये किया जा रहा है कि जो मुसवदा तैयार होगा वो तमाम सियासी जमातों का एक मुश्तरका मुसवदा होगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी उसके लिए वक्त मांगा है और कहा है कि हमें कल तक वक्त दिया जाए, हम इस मुसवदे के हवाले से अपनी राय और तजावीज देंगे। अब उन्होंने JUI फेक के साथ अपना मुसवदा शेयर किया या नहीं, उस हवाले से भी कोई खबर सामने नहीं है। अब कल वो मखसूस कमेटी में क्या लाएंगे ये कल ही पता चलेगा। आज की जो अपडेट थी वो इतनी ही थी कि इजलास हुआ, आधा घंटा ये इजलास चला, सलाम दुआ हुई, BNP और नेशनल पार्टी के लोगों ने अपनी तजावीज दी। उसके बाद ये भी पूछा गया कि क्या इत्तफाक राय हो चुका है जो कौमी असम्बली का सेशन बुलाया गया, जिस पर किसी के पास भी जवाब नहीं था कि इत्तफाक राय भी नहीं हुआ। फिर किसी ने साथ ये कह दिया कि क्या नंबर गेम पूरी हो चुकी है, तो उसका जवाब भी किसी के पास नहीं था। अब कल कौमी असम्बली का सेशन बुलाया गया, देखते हैं कि उस पर हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी जो है वो सामने आती है। सही है। अच्छा, आपने बात की कि जो बाप पार्टी है, जो सबको पता है कि वो किसकी पार्टी है, उन्होंने 5 लोगों के पैनल की बात की है। तो वो जो वारदात वाला मामला है वो अभी भी अपनी जगह इंटैक्ट है। PTI के तरफ से आज ये रऊफ हसन ने ये कहा है कि अगर मौलाना फजलुर रहमान की तरमीम के ऊपर इत्तेफाक हो सकता है तो हो सकता है कि PTI जो है वो इस आईनी तरमीम के अंदर वोट दे। लेकिन कभी इम्कान इस बात का है कि इमरान खान से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी है, इमरान खान के इसके ऊपर मौकफ नहीं आ सका है, तो शायद वो वोटिंग में हिस्सा ना ले। लेकिन क्या वोटिंग होगी भी या नहीं होगी? आज मौलाना फजलुर रहमान अभी इस वक्त रायबंड जाती उमरा में मौजूद है और नवाज शरीफ के पास वो गए हैं, और आज की इस जो मीटिंग है इसके अंदर वो फैसला हो जाएगा कि क्या जो मुसवदा है तमाम लोगों का मुश्तरका, जो जिसके ऊपर इत्तेफाक हुआ है, वो पेश होगा या नहीं होगा। जुबैर साहब, ये जो मौलाना फजलुर रहमान के मुसवदे के ऊपर PTI को भी कोई एतराज नहीं है, पीपल्स पार्टी भी मुत्तफिक नजर आ रही है, और नवाज शरीफ भी अगर मान जाते हैं तो फिर तो ये चीजें जिस तरह है कि जी मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस होंगे और आईनी बेंच बन जाएगा, क्या इतना सिंपल है? और अगर इतना सिंपल है तो जो वारदात डालने वाले हैं, जो मंसूर अली शाह का रास्ता रोकना चाहते हैं, और जो आईनी अदालत अलग से कायम करना चाह रहे हैं, इंसानी हकूक की पामाली हो जहाँ पे, वही जो वारदात है, तो ये फिर वो इसका मतलब है वो पीछे हट गए हैं, क्या आप समझते हैं? नहीं, देखिए, जो इस वक्त वारदात है ना, वो दो पैरेलल चीजें चल रही हैं। एक तरफ तो अपोजिशन की जमातें और हुकूमत की जमातें या मौलाना फजलुर रहमान, इस वक्त इनकी कोशिश ये है कि ये जो आईनी तरमीम है ये मुतफिका तौर पर किसी तरीके से मंजूर करवा ली जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो वारदात है, जो असल हुक्मरान है, वो अपनी वारदात उसी तरीके से कर रहे हैं। और अगर वो नंबर गेम पूरी हो जाती है तो मौलाना फजलुर रहमान और बाकी तमाम दीगर जमातों का जो मुसवदा है वो कूड़ेदान में फेंका जाएगा, और जो इससे पहले पहली दफा पहले राउंड में मुसवदा सामने आया था उसकी मंजूरी ली जाएगी। अब इस वक्त ये जो सारी कोशिशें हैं ये बेसूद चली जाएंगी अगर सेनेट ऑफ पाकिस्तान में से ये मुसवदा जो है वो मंजूर कर लिया जाएगा। अब देखना ये होगा कि एक तरफ ये तमाम जो मजबूर जमातें हैं, जिसमें मुस्लिम लीग नून भी शामिल है, ANP भी शामिल है, MQM भी है, पीपल्स पार्टी भी है, जो खुद को मजबूर जाहिर करती हैं, ये मौलाना फजलुर रहमान के साथ जाकर मुलाकातें भी करती रही, उनके मुसवदे के ऊपर बातचीत भी करती रही। लेकिन अचानक जब रातों रात एक ऐसा मुसवदा सामने आएगा जिसमें मौलाना फजलुर रहमान की तजावीज भी नहीं होंगी और जिसमें वो तजावीज भी शामिल नहीं होगी जो पीपल्स पार्टी जिनके ऊपर इतफाक कर चुकी है, तो फिर इनका रिएक्शन देखने वाला होगा। क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान ने इन तमाम सियासी जमातों को घेर के रखा हुआ है। ये तमाम सियासी जमातें एक तरफ तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मजबूर है, तो दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान ने भी एक तरह से इनको मजबूर कर दिया है। क्योंकि ये सारी जमातें जो है वो पहले मुसवदे की मंजूरी के लिए इनके घर जाते रहे। अब मौलाना फजलुर रहमान ने अपना मुसवदा इनको दिखा दिया है, लेकिन सेनेट ऑफ पाकिस्तान में जिस तरीके से वारदात डालने की कोशिश की जा रही है उसमें तो मौलाना के मुसवदे का दूर दूर तक कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। तो ये पैरेलल दो मुख्तलिफ गेमें चल रही हैं। एक तरफ इस वक्त जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, जिस तरह उमर भाई ने भी ये बताया कि सेनेट में ये पहले कानून पेश करने की हिकमत अमली तैयार की गई है। मुझे नहीं पता आईनी तरमीम के हवाले से कोई खास कानून अगर डिफरेंट होगा तो हो सकता है, लेकिन आम जो कानून साजी है उसमें तो कौमी असम्बली या सेनेट में किसी में भी पहले पेश की जा सकती है। लेकिन आईनी तरमीम से मुतालिक अगर कोई मुख्तलिफ कानून है तो वो पढ़ना पड़ेगा। वो मेरे इल्म में ऐसी कोई चीज नहीं है कि आईनी तरमीम से मुतालिक कानून डिफरेंट है आम कानून साजी से मुतालिक। तो ये सेनेट ऑफ पाकिस्तान में पहले ले जाने की कोशिश भी यही इसीलिए की जा रही है कि हम 2 रोज से कह रहे हैं कि सेनेट में गेम
डल सकती है, सेनेट में चीजें मैनेज हो सकती हैं। कौमी असेंबली का नंबर पूरा करना जो है वो नामुमकिन सा नजर आ रहा है। दोनों ऐवानों में इस वक्त अगर नंबर गेम की बात करें तो 10-10 वोट दरकार है। सेनेट ऑफ पाकिस्तान में 10 सेनेटर्स दरकार है। 17 सेनेटर्स जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। गालिबन 8 या 6 सेनेटर जो है वो JUIF के हैं। 2 सेनेटर्स BNP के हैं। ANP और दीगर जो BAP और बाकी जो बलोचिस्तान की जमातें हैं उनके पास भी एक एक सेनेटर मौजूद है। सेनेटर्स हैं, ये अगर मैनेज कर लिए जाते हैं जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ सेनेटर्स की तरफ से पैगामात मौसूल हो रहे हैं, डॉक्टर जरका भी उसमें शामिल है, सैफुल्लाह अब्लू भी उसमें शामिल है, लेकिन बाय द वे ये तमाम सेनेटर जो है वो बैरून मुल्क थे। इनको ब्लैकमेल कर के जरिए, इनको थ्रेट करके, इनके फैमिली के लोगों को अगवा करके पाकिस्तान बुलाया गया। अब ये क्या वोट देंगे या वोट नहीं देंगे, ये तो उस दिन ही साबित होगा, लेकिन सेनेट में चीजें मैनेज करने की तो कोशिश की जा रही है। अगर सेनेट में चीजें मैनेज हो जाती हैं, 10 वोट जो है वो ले लिए जाते हैं। फ्लोर क्रॉसिंग का कानून तो काजी फाजिल साहब ने खत्म कर दिया है, फ्लोर क्रॉसिंग की तो उन्होंने इजाजत दे दी है। तो फिर कौमी असेंबली में चीजें मैनेज करना बड़ा आसान हो जाएगा। कौमी असेंबली में फिर सिकंदर सुल्तान राजा की जो खिदमात है वो हासिल की जाएंगी, और जो उन्होंने मखसूस नशिस्तें डी नोटिफाई की थी हुक्मरान इत्तेहाद में से, वो वापस हुक्मरान इत्तेहाद को दे दी जाएंगी। वो बाद में देखी जाएगी कि उनके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई होती है या नहीं होती, लेकिन वो 2/3 अक्सरियत जो इस वक्त 10 नशिस्तें दरकार होंगी, उसमें तकरीबन 17 वोट जो है वो हुक्मरान इत्तेहाद के पास चला जाएगा, 14 वोट गालिबन। तो 14 वोटों की बर्तरी के साथ ऑटोमेटिकली कौमी असेंबली में अगर मखसूस नशिस्तें इनको वापस दे दी जाती है तो 230 का हिस्सा जो है वो हुक्मरान इत्तेहाद के पास आ जाएगा। 224 जो है वो कौमी असेंबली में पूरे करने हैं, तो वो 2/3 अक्सरियत तो कौमी असेंबली में उस तरीके से पूरे कर लेंगे। सेनेट में सारी गेम जो है वो फंसी हुई है। लेकिन अब ये देखना होगा कि आज जो मुलाकात हो रही है लाहौर में, जिस वक्त हम ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इस वक्त एक इम्पोर्टेंट मुलाकात जो है वो पीपल्स पार्टी, जिसमें आसिफ अली जरदारी भी हैं, छोटे जरदारी साहब भी हैं, नवाज शरीफ साहब भी हैं, गालिबन उसमें मरीम नवाज साहब भी मुमकिन है को हो सकती हैं, मौलाना फजल रहमान साहब भी शरीक होंगे। तो वो मौलाना फजल रहमान ने जो अपना अटॉर्नी मसविदा जनरल साहब तैयार भी गए किया हैं, है, जुबैर भाई अटॉर्नी जनरल भी वहां पे पहुंचे हैं। ज़ाहिर है वो कानूनी मुशावरत तो उन्हीं की होनी है, वारदात तो असल में उन्होंने ही डालनी है, उन्होंने ही सारी पैगाम रसानी करनी है कि उस मुलाकात के अंदर हुआ क्या। मोहसिन नकवी साहब नजर नहीं आए, पता नहीं वो गए हैं कि नहीं। मोहसिन नकवी साहब अगर वहां पर होते तो शायद मौलाना फजल रहमान साहब ये कह भी देते कि ये स्ट्रेंजर्स इस मीटिंग में क्या कर रहे हैं। तो इसलिए अटॉर्नी जनरल को बुलाया गया है कि पैगाम रसानी वहां तक जहां तक पहुंचानी है कि इस मुलाकात के अंदर कोई मौलाना साहब तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करके हमारे खिलाफ तो ये कोई महाज नहीं खड़ा कर रहे हैं। तो इसलिए वो पैगाम रसानी के लिए अटॉर्नी जनरल साहब को वहां पर बिठाया गया है। तो अगर इस वक्त ये जो सारे मामला चल रहे हैं, बहुत सारे लोग शुकूक व शुबात का इजहार कर रहे हैं मौलाना फजल रहमान के किरदार के ऊपर, मौलाना साहब खुद चलकर मियाँ साहब के पास गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि मौलाना साहब अपना मुस्तविदा अब मियाँ साहब को दिखाएंगे कि ये हमारा मुस्तविदा है, इसके ऊपर पीपल्स पार्टी ने ये इतफाक कर लिया है, आप हमें बताएं क्या आप हमारे साथ चलने को तैयार हैं या नहीं है। तो उसमें जाहिर है मुस्लिम लीग नून भी अपनी तजावीज देगी। मियाँ साहब अब किस मुंह से ये तजवीज देंगे कि नहीं इसमें आप आर्मी कोर्ट्स जो है वो भी शामिल करें, इसमें हाई कोर्ट के जजेस का तबादला भी शामिल करें, इसमें इंसानी बुनियादी हकूक की जो खिलाफ वर्जियां हो रही हैं उनको भी कानूनी जवाब फराम करने के लिए तरामीम की जाए, तो ये तो मुमकिन नहीं है। अलबत्ता मुस्लिम लीग नून का जो बड़े सहूलतकार है, जो बड़ा घर है, वहां से मुस्लिम लीग नून के जरिए ये जरूर तजवीज सामने आएगी कि 5 रुकनी पैनल जो है उसमें जजेस की तकर्री की जाए। लेकिन उसमें भी मौलाना साहब ने बड़ा तोड़ जो है वो हासिल कर रखा है। उसमें मौलाना साहब ने पीपल्स पार्टी को इस तरीके से मनाया कि ये तो पीपल्स पार्टी की लाई गई तरमीम थी कि 18वीं तरमीम के जरिए जिसमें जो तरीकेकार तय किया गया था कि पार्लिमानी कमेटी को बाइख्तियार किया जाए और सीनियर मोस्ट जो जज है वो चीफ जस्टिस मुकर्रर हो जाए। तो ये तो 18वीं तरमीम हम बहाल कर रहे हैं। तो इसमें 18वीं तरमीम में तो तमाम जमातों का इत्तेफाक राय था। अगर अब मियाँ साहब 5 जजेस का पैनल लाते हैं तो इस वक्त तो मौलाना फजल रहमान मेरे ख्याल में कल रात तक तो इसके ऊपर एग्री नहीं थे। अब मियाँ साहब उनको इस मुतालबे के ऊपर किस तरह एग्री करते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। ये सारे मामला जो काजी फाइजा की एक्सटेंशन है वो तो किसी सूरत एग्री नहीं होगा। अब जो सारा मामला फंसा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ 5 जजेस के पैनल यानी चीफ जस्टिस की तकर्री का तरीकाकार जो है उसके ऊपर फंसा हुआ है। आईनी अदालत वाला मामला भी मेरा ख्याल है कि मौलाना साहब वो पीपल्स पार्टी के इत्तेफाक के बाद वो शिक भी वो तकरीबन जीत चुके हैं। लेकिन अगर बाय फोर्स ये तरमीम मंजूर करवानी है तो फिर वो तरमीम मत भूलिए।
जो 56 निकाती है, जो 29 सफ़ात की जो सबसे पहले हमने ब्रेक की थी, वो वही उसी तरीके से अगर बाय फ़ोर्स हुआ तो वही तायीनी तरमीम मंज़ूर करवाई जाएगी और ये जो तमाम जो सियासी यानी कि जमातें जो हैं वारदात वो है। हाँ, जिसमें वारदात है, ये तमाम सियासी सही है। जमातें बस मुशावरत करते-करते ही रह जाएँगी, एक-दूसरे का मुँह अच्छा, देखती रह जाएँगी। इस पर ज़ुबैर अच्छा, भाई आज इसमें मैंने ना मौलाना साहब ने जो फारूक सत्तार तकरीर की थी मीरपुर खास में, उमर साहब, उन्होंने इस बात का इजहार किया था कि अगर आपने कोई हमें आउट करने की कोशिश की तो फिर हम सड़कों पे निकलेंगे। ये उनकी तरफ से बड़ी धमकी है। दूसरा आपने कहा कि जाती उम्रा में इसमें मरियम नवाज साहिबा भी मौजूद होंगी एक चीज़ इस रिजवान साहब, मुलाकात के अंदर। इसमें एक चीज़ ऐड जी, करते जी। हैं कि मीरपुर खास में जो उनकी ये तकरीर थी, उसमें जो मुनफरद चीज़ ये थी, वो ये थी कि मौलाना फजल रहमान ने पहली मर्तबा अपने कारकुनान से हलफ लिया था और हलफ लेकर उन्होंने ये कहा था कि अगर मैं कहूँगा तो तमाम लोग सड़कों पर आएँगे। मेरी गुज़िश्ता रात एक बड़ी इम्पोर्टेंट शख्स से बात हुई, वो ये कह रहे थे कि 15-20 सालों से मैं इस पार्टी के साथ हूँ। मैंने कभी नहीं देखा कि मौलाना ने अपने वर्करों से जलसे में हलफ लिया हो। और सियासी मकासद के लिए हलफ लिया हो या एहतजाज के लिए हलफ लिया हो। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका इशारा आपने भी किया है। अच्छा, मैं रिजवान साहब इसमें ऐड करूं, आपने सही जो बात है। की ना कि ये धमकी जी। वाली, इस पे फारूक सत्तार साहब आज आए उधर पार्लियामेंट में, तो उनसे गपशप हुई। तो उनसे हमने पूछा गपशप में कि बताएं कि क्या आपको लगता है कि आईनी तरमीम हो जाएंगी। तो उन्होंने कहा कि आईनी तरमीम के हवाले से अगर हुई तो कंसेंसस से होंगी। मैंने कहा जी अगर कंसेंसस ना क्रिएट हो सका, तो उन्होंने कहा जी फिर मौला जट होगा। तो ये उनका बड़ा मानीखेज जुमला है। ये मौला जट का मतलब क्या हो सकता है? और उसमें ज़ाहिर है कि वुकला का भी बड़ा किरदार होगा। वुकला तहरीक भी शुरू होने का इम्कान है। जी, जी। अच्छा, मैं आपने चूंकि बात की कि जाती उम्रा में जो मीटिंग हो रही है, तो वहां पे मरियम नवाज साहिबा भी हैं। तरमीम के मुसव्विदे में कहीं मरियम साहिबा ये शिक न शामिल करवा लें कि कोई साफी अगर मरियम नवाज साहिबा से सख्त सवाल करेगा तो उसकी नौकरी चली जाएगी। तो ये इस चीज के ऊपर नजर रखने की जरूरत है। आज लाहौर के अंदर उज़्मा बुखारी साहिबा ने जिस तरह से साफियों को डांटा बकायदा, और एक क्लास टीचर की तरह कहा कि अच्छे बच्चों की तरह आपने सवाल करने, और मरियम नवाज साहिबा फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऊपर आई में उसका उनका मुद्दा हमेशा की तरह, मुझे लगता है पता नहीं ये रात को सोती कैसे होंगी, ये इनको नींद कैसे आती होगी, कि वो एक पंजाब कॉलेज का वाकया उसको पीटीआई के ऊपर डाल दिया। फिर खास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से उनका जो बुग्ज है, वो एक तरह से उनकी जो नफरत है पख्तूनख्वा के लोगों के लिए, वो खुलकर उसका उन्होंने इजहार किया। ये बड़ी बदकिस्मती है। और ये आज जो साफियों के साथ हुआ है, इस पर ना कोई सहाफती तंजीम बोली है, ना किसी के कान पे जू रही है। ये अजीब मुनाफकत है, पीटीआई के लोग कोई बात करते हैं तो आगे से माइक उठा लेते हैं। और ये जो आज पंजाब में हुआ है, ये तो ऐसा लगता है कि ये वो मियां आमिर साहब की मरियम नवाज साहब कह रही थी कि जी वो बड़े शरीफ आदमी है। ये उसी तरह है कि यू स्क्रैच माय बैक आई स्क्रैच योर्स। ये माफिया एक दूसरे को प्रोटेक्ट करता है कि वो अपने चैनल के जरिए इनको प्रोटेक्ट करते हैं, और ये अपनी सीएमशिप के जरिए वहां पे इन्होंने जिस तरह से पंजाब कॉलेज को प्रोटेक्ट किया और बाकायदा माफी मांगी कि जी क्यों उनके कॉलेज की रजिस्ट्रेशन मंसूख की गई, और वाकई को इन्होंने जिस तरह से अब तोड़ मोड़ के जबरदस्ती, ये भी नून लीग का खासा है कि विक्टिम को साथ बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के ये तासर देने की ये कोशिश करते हैं। वो नन्ही जैनब के वालिद को पहले शहबाज शरीफ ने साथ बिठाया था, आज मरियम साहिबा ने साथ बिठा के ये तासर देने की कोशिश, सब अच्छा है, सब अच्छा है। क्या कहेंगे आप इस पे, फिर फाइंड अप करते हैं। देखें, तौहीन गरीदा होती है तो तमाम सहाफ़ी तंज़ीमें जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारी सहाफ़ती तंज़ीमों के जो नुमाइंदे हैं, वो लोग बन चुके हैं जो दरबारियों के आगे जूते सीधे करने वाले लोग हैं। अब जिस तरीके से हर शोबे में एक तरह से तनज़्ज़ुली आ चुकी है, हर शोबे में वो 5वीं पास और 8वीं पास वाले लोग जो हैं वो पुराने वही तर्ज़ अमल उनका है। और उनको अगर अज़मा बुखारी साहिबा जो हैं वो एक मरी का ट्रिप ले दें या फिर कोई हाउसिंग सोसाइटी में कोई प्लाट ले दें, तो सहाफ़ियों की जो है वो सारी इज़्ज़त और वक़ार जो है वो वहाँ पर ख़त्म हो जाता है और वो उसके ऊपर कोई बात नहीं करते। अनफॉर्च्युनेटली इन सहाफ़ियों को अगर कोई जमात जो है वो लिफ्ट नहीं करवाती, अगर कोई जमात इनको इस तरीके से पर्क्स एंड प्रिविलेजेस नहीं देती, तो फिर उनके खिलाफ छोटी से छोटी बात जो है वो भी फ्लेयर अप कर दी जाती है। लेकिन मसला ये सियासी जमातों का नहीं है। ये तमाम जो सहाफ़ती तंज़ीमें हैं, ये बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट की टाउट्स बन चुकी हैं, ये उनकी सहूलतकारी हैं। सहाफ़ियों के अंदर, वुकला के अंदर, सियासी जमातों के अंदर, हर उस तबके के अंदर जो इन्फ्लुएंशियल है, जो बात कर सकता है, जिनकी बात में वज़न है, जो उनके लिए कोई खतरा
साबित हो सकता है, उन तमाम लोगों को कंट्रोल करने के लिए अपने टाउट्स जो है वो अंदर फिट किए हुए हैं। आपने देखे हैं कि गुज़िश्ता 3 सालों में ऐसे-ऐसे टाउट्स नमूदार हुए हैं जिन अल्लाह की पनाह है। जिन और ऐसे लोगों को उन्होंने टीवी स्क्रीन्स के ऊपर भी लेके बिठा दिया है कि किसी उन लोगों को जो है वो कभी टीवी स्क्रीन पर देखना तसव्वुर आप नहीं कर सकते कि टीवी के ऊपर कोई अगर शख्स बैठेगा तो उसकी मेयार भी होगा, उसकी बात में कोई वज़न भी होगा, लेकिन आजकल लोग ऐसे बैठे हुए हैं जैसे सिर्फ़ चमचगिरी और बूट पॉलिश करने के लिए। और बूट पॉलिश भी चलें, अगर हुक्मरानों के बूट वैसे पॉलिश टीवी करें तो चैनल अब फिर कोई भी देखता समझ भी नहीं आती है है। तो वैसा। ये बूट भी उन लोगों के पॉलिश करते हैं जो जो शरीफ बरादरान के जूते सीधे करते हैं। मरियम औरंगज़ेब साहिबा और अज़मा बुखारी साहिबा, इनकी औकात कुल ये है कि ये शरीफ खानदान के जूते सीधे कर करके यहाँ तक पहुँचे हैं। ये सहाफ़ती तंज़ीमें जो हैं इनकी जूते सीधे करने के ऊपर लगी हुई हैं। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट मामला है और बदकिस्मती से बजाय ये मियाँ आमिर को एक सर्टिफ़िकेट, कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट मरियम नवाज़ अगर दे रही हैं, तो फिर मियाँ आमिर साहब को सोचने के लिए भी उनको भी सोचना चाहिए कि फिर उनका क्या किरदार होगा इस सारे मामले में। और सब जानते हैं कि इस वक़्त मीडिया हाउसेस को किस तरीके से नवाज़ा जा रहा है। और ज़ाहिर है पूरा जो किरदार है वो अगर हुकूमत को प्रोटेक्ट करने के लिए मीडिया हाउसेस इस्तेमाल होंगी, तो फिर उनके काले धन और काले करतूत जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए वज़ीर आला साहिबा के पुलिस भी इस्तेमाल होगी, रियासती मशीनरी भी इस्तेमाल होगी और तमाम लोग खामोश भी रहेंगे, क्योंकि किसी सहाफ़ती सही है। तंज़ीम में इतनी औकात, इतनी जुर्रत नहीं है कि वो वहाँ से माइक उठा सकें, सिर्फ़ ये मज़लूमों के ऊपर चढ़ाई करने के लिए। और फिर अगर कोई पैगामात दूसरी तरफ से आ जाए तो फिर ये वहाँ पर एहतजाज करने के लिए बड़ा मौसर किरदार अदा करते हैं। मैं रिजवान साहब इसमें सिर्फ इतना ऐड करूंगा कि आज पहले तो जी उमर साहब, आप क्विकली वाइंड अप करें। जो वजीर आला साहिबा हैं, उनसे पहले जो उनकी सहेली वजीर हैं, वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी, उन्होंने एक पहले तो तड़ी और धमकी लगाई कि सवाल कोई ना पूछे। और जब वजीर आला और मरियम नवाज साहबा जब आई, तो उन्होंने बजाय इसके कि वो इस चीज का अज़म करती कि इस वाक़े के पीछे जो भी मुलविस होगा उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, उन्होंने फोकस यही रखा कि जिन सहाफ़ियों ने, जिन यूट्यूबरों ने इस वाक़े के हवाले से खबरें चलाई हैं, उनको मैं फिक्स करूंगी और उनको मैं नहीं छोड़ूंगी। तो इनको पसंद बरखा दाती आती हैं। वो बरखा दाती इनकी पसंदीदा है, क्योंकि वो मंसूर ने एक सही सवाल इस हवाले से कमेंट किया है कि वो बरखा दाती है जो इनसे नहीं पूछ सकती कि भाई तुम लोग 47 पे बैठे हो या 45 पे बैठे हो। बाकी तो सहाफी जो है वो तो इनसे पूछेंगे कि ये बैठे किस तरीके से हैं। और अली अमीन गंडापुर अगर बात कर दे तो उसके ऊपर ऐसी ऐसी सहाफती तंजीम जेदा भावें 2 सफिया दे वजूद होए, उन्हें भी मजम्मत करनी है। ते आज जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के तड़ियां लगाई गई और कहा गया है कि कोई सवाल और कोई इस तरह की बात ना करे, क्योंकि जिले सुबहानी जो है वो आएंगी और उनकी शान में जरा सी भी गुस्ताखी जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप इनकी आमराना सोच देखें। और वहां पर बैठे हुए जो साफी हैं उनमें से किसी ने भी नहीं कहा यार आप हमें ये किस तरीके से कह सकती हैं, बल्कि वहां से तो जस्टिफिकेशन आ रही हैं, नहीं नहीं ये तो मजाक में बात हो रही थी, ये तो मजाक में बात और हुई। यार नौकरियों का भाईजान, उन्होंने नौकरी की धमकी दे दी ना, अब जो बोलेगा वो नौकरी से जाएगा तो इसमें नौकरी एक वो चीज तो मेरा काम मुझे ना होगा। जुबैर साहब एक एक चीज मिनट, है। मुझे वो याद आ गया। मैं आपको इस पे आखिरी कमेंट करता हूँ। वो मेरा भाई है छोटा अली, उसका बेटा है हसन। उसको जब अली डांटता है ना सख्ती से किसी बात पर, तो वो अपनी हजीमत मिटाने के लिए सबके सामने ये नहीं कहता कि बाबा ने मुझे डांटा है, वो कहता है ये तो बाबा मजाक कर रहे थे, बाबा मजाक कर रहे थे। तो इन्होंने भी आज सहाफियों ने तो बैठ के क्या कि ये तो मजाक हो रहा है, हमें तो नहीं डांटा। इसमें देखिए, ये जब भी इक़्तिदार में कोई जमात भी जाती है ना, तो फिर उनको आज़ाद सहाफ़त जो है वो बुरी लगती है। गुज़िश्ता रोज़ 2 दिन पहले जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब जो है उनको यूट्यूबर्स बहुत बुरे लग रहे थे। आज अज़मा बुखारी साहब को बुरी लग रहे हैं। तो ये जो भी इक़्तिदार में पहुँचता है उनको आज़ाद सहाफ़त हमेशा से ही बुरी लग रही है। जो सोशल मीडिया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का नैरेटिव जिस सोशल मीडिया ने चलाया, आज उसी सोशल मीडिया से तंग आए हुए हैं बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर साहब। और उन्होंने कहा कि ये यूट्यूबर्स जो हैं वो अपना माल बनाने के लिए हमारे ऊपर तनकीद करते हैं। तो जो सहाफ़ी हैं वो तो खबर की तलाश में रहते हैं, वो खबर ही करते हैं, वो रिपोर्ट ही करते हैं। लेकिन इक़्तिदार में बैठे जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि भई हमारे आगे दरबार में कुछ लोग जो हैं वो बैठे रहें और हमारी जो है और वाह वाह करते हमसे रहे। ना सवाल ना करें और हमारी जो है तारीफ़ें ही होती रहें। चले जी, ये तो हमेशा से ये रहा है कि और सहाफत है ही यही है। सहाफत की डेफिनेशन ये है कि स्पीकिंग ट्रूथ टू द पावर। जो भी पावरफुल है, जो भी इक़्तिदार में है, उसके सामने सच बोलना है और जिम्मेदारी के साथ बोलना है। इसको जारी रखेंगे अगेंस्ट सारी जितनी भी इस वक्त
फस्तायत है। और खास तौर पर आज जैसे उन्होंने ये क्रैकडाउन होगा साफियों के खिलाफ, भाई क्रैकडाउन आज अभी होगा, हो रहा है, पिछले 2 सालों से हो रहा है, मुसलसल हो रहा है, जो आपको मिलता है उठा के ले जाते हैं उसको। लेकिन चलें, ये थैंक्स टू काजी फायज ईसा कि ये उनका पाकिस्तान है जहाँ पे ना खवातीन महफूज हैं, ना बच्चे महफूज हैं, ना साफी महफूज हैं, ना। बहरहाल ये जुल्म की रात है, होपफुली ये जल्द खत्म होगी। फिलहाल कल का दिन इंटरेस्टिंग है। अब कल से जो बात 25 तक के जो जितने भी दिन है उनमें बहुत सी डेवलपमेंट्स होनी है। तो आज इस्लामाबाद बंद था, एक बार फिर हम नहीं आ सके, स्टूडियो नहीं पहुंच सके, लेकिन कल से हम फील्ड में दोबारा से आपके साथ होंगे और जो भी अपडेट्स होंगी, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स होंगी, उससे आपको आगाह करेंगे। अब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।